जय हिंद देशवासियों। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में जो पोस्ट डाली थी उसमें बता दिया था कि ये वीडियो अधूरा रह गया था। आज मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ और अपनी बात को पूरी तरीके से कंक्लूड भी करूँगा। तो मैं उस कल के वीडियो में लास्ट में एक उदाहरण देने जा रहा था 12 के भर्ती HCM का। मैंने ये कहा था कि जो 12 के भर्ती HCM थे BSF में, उनका 31/12/2015 को बेसिक था 10,840 रुपये, और यदि वो जुलाई 2016 का एनुअल इंक्रीमेंट छठे पे कमीशन के तहत ही लेते हैं तो उनका बेसिक हो जाएगा 11,170 रुपये। जब 11,170 को आप 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगी 28,706 रुपये 90 पैसे, यानी कि आप जाओगे 29,600 के लेवल पे। ये स्थिति देख लेना आप, यही होगी। अब मैं बात करता हूं दूसरी, जो मैंने कहा था ना कि जवानों की पीठ में छुरे घोंपे जाते हैं दिल्ली में बैठ के, उसको बताने जा रहा हूं कि कैसे होता है वो। 7वें पे कमीशन में इन्होंने बड़ी चतुराई से ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया। ग्रेड पे सिस्टम खत्म हुआ और अगला इन्होंने टारगेट दिया, जो इन फोर्सेस में कुछ तानाशाह बिठा रखे इन्होंने, उनको कहा कि कोई भी जवान छठे पे कमीशन में रुकना नहीं चाहिए, सबको जबरदस्ती डाल दो 7वें पे कमीशन में, और उन्होंने वही काम किया। इसका सबसे बड़ा नुकसान किन्हें हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ था जो 86, 87, 88 के भर्ती कांस्टेबल थे, जो कि 2016, 17 और 18 में 4200 ग्रेड पे जाने वाले थे तीसरी MSCP के तहत। उन्हें सबसे बड़ा घात हुआ है उनके साथ, क्योंकि यदि वो 4200 ग्रेड पे जाके 7वें पे कमीशन में आते तो उनकी बेसिक में कम से कम 4 से 5,000 रुपए का फर्क पड़ता। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं बताता हूं। 150 बटालियन में एक SI साहब थे, मनोज तेवतिया नाम था उनका। वो इस चीज पे लड़ गए थे कि नहीं, मैं तो छठे पे कमीशन में ही रहूंगा और 4200 ग्रेड पे जाने के बाद ही मैं जाऊंगा 7वें पे कमीशन में। और वो तो बहुत बड़ी रिस्क उठा रहे थे, क्योंकि उनका तो एक APR खराब कर रखा था इन लोगों ने, एक करप्शन के मैटर में। बंदा बोल गया था कि ये करप्शन के विरुद्ध, रगड़ दिया APR। वो मैं सबूत दूंगा, वीडियो सबूत की कैसे क्या घटना हुई थी, इसकी तो एक पूरी सीरीज आएगी देश के सामने। तो वो रिस्क थी कि वो APR ठीक होगा भी कि नहीं, लेकिन फिर भी उस बंदा लड़ गया था कि नहीं, मैं 4200 ग्रेड पे तक छठे पे कमीशन में ही रहूंगा, उसके बाद जाऊंगा मैं 7वें पे कमीशन में। एक नहीं सुनी, जबरदस्ती थोप दी गई ये 7वां वेतन आयोग जवानों पे। मैं उस बटालियन के कमांडेंट और उस बटालियन के हेड क्लर्क को एक बात क्लियर तौर पे बता देना चाहता हूं। जो आप बता रहे थे ना कि ये सिर्फ प्रमोशन केसेस में लागू होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको, पूरे देश को एक बात क्लियर तौर पे बता देना चाहता हूं कि आज 10 साल बाद भी देश के केंद्रीय कर्मचारी छठे वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे हैं। और उसके सबूत के तौर पे मैं DOPT के लेटेस्ट ऑर्डर को डाल दूंगा, DA ऑर्डर को, जिसमें जो कार्मिक आज भी छठे वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे हैं उनका DA 257% है आज, जो आप 7वें वेतन आयोग के तहत 58% ले रहे हो। तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है कर्मचारी पे कि उसे वेतन आयोग लेना ही पड़ेगा, लेकिन देश की फोर्सेज में थोप दिया जाता है ये। तो मैं उन सभी कार्मिकों से, भाई जो जवान थे, ये सिर्फ BSF पे लागू नहीं होता, ये जितनी फोर्सेज है सबकी बात कर रहा हूं मैं। जो जवान 86, 87 और 88 के भर्ती थे, जो 2016, 17 और 18 में 4200 ग्रेड पे जा रहे थे, वो लिख दीजिए अपने डिपार्टमेंट को कि मेरा 4200 ग्रेड पे तक छठे वेतन आयोग के तहत फिक्स किया जाए वेतन, उसके बाद में से 7वें में डाला जाए। अपने अपने डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख दीजिए, करे तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट पहुंच जाइए। एरियर हजारों में नहीं, लाखों में मिलेगा। और ये सिर्फ मैं उन GD के
86, 87, 88 भर्ती बंदों के लिए नहीं कह रहा हूं, उन सभी कार्मिकों के लिए बोल रहा हूं जो 2016, 17 या 18 में, चाहे वो किसी भी कैडर के थे, 4200 ग्रेड पे जा रहे थे। यानी कुछ एएसआई थे दूसरे कैडर के जो प्रमोट होके या फिर एमएससीपी के तहत 4200 ग्रेड पे जाने वाले थे। उस दौरान सभी को बड़ा नुकसान हुआ है 7वें वेतन आयोग में। आप सभी अपने अपनी फोर्सेस में लिख दीजिए कि मुझे 6ठा वेतन आयोग ही चाहिए 4200 ग्रेड पे तक। आपको सिर्फ डरा धमका के वो दिया गया है 7वां वेतन आयोग। ऐसा कोई नियम नहीं है, यह कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जब चाहे तब ले 7वां वेतन आयोग। लेकिन ऐसा शायद समय लगेगा, लेकिन न्याय मिल जाएगा इस केस में। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि मैंने पिछले पत्र जो वीडियो के साथ पत्र डाला था उसमें कुछ लोगों के कंफ्यूजन्स आ रहे हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई कि जब दोनों का आप वेतन 2.57 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो अमाउंट आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन जब आप फिक्स की जो अमाउंट बता रहे हो पे फिक्स की 1/16 को, वो अलग क्यों आती है? तो मैं इस देश के सभी कर्मचारी बंधुओं से एक अपील करना चाहूंगा कि जो भी बंधु फिक्सेशन के बारे में कुछ नहीं जानता है वो इन आंकड़ों में सर ना खपाएं, क्योंकि मैंने उसी उदाहरण में लिख रखा है कि एक कार्मिक 2400 ग्रेड पे का है, वो लेवल 4 में है, और दूसरा कार्मिक 2000 ग्रेड पे है, वो लेवल 3 में है, और दोनों कार्मिकों की पे अपने अपने लेवल में फिक्स होगी, इसलिए वो दोनों अलग लगा रही है। यही दूसरे उदाहरण में है कि वो जो एएसआई साहब हैं वो लेवल 5 में है 2800 ग्रेड पे, और वो उनके साथ जिस जवान का मैंने उदाहरण दिया है वो 2400 ग्रेड पे है लेवल 4 में। तो मैंने इसलिए दोनों उदाहरण दिए कि ये लेवल पे नहीं है, सभी लेवल में ये दिक्कत आ रही है। समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप टेंशन मत लीजिए, जो फिक्सेशन जानता है उनको बता देना, वो क्लियर कर देंगे। स्पष्ट रूप से एक एक चीज मैंने क्लियर की है। अब मैं थोड़ा उन जो रिटायर्ड गए हैं बंधु उनको भी थोड़ा सा एक दिलासा दे देता हूं कि ये तो कटु सत्य है कि जो नेट पेंशन आपको मिली है वो कम मिली है, लेकिन आप दूसरी तरफ थोड़े खुश हो सकते हो कि जो बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं वो बढ़े हुए वेतन के तहत थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, मिल गए हैं। लेकिन ये जो इकट्ठा पैसा मिलता है, ये पैसा 90% जवान अपने पास रोक नहीं पाते हैं। कोई अपने बच्चों की शादी में खर्च कर देगा, कोई घर बनाने में खर्च कर देगा, कोई गाड़ी घोड़े खरीदने में खर्च कर देगा। अंततः जो जीवन यापन के लिए आवश्यकता होगी, जो सहारा होगा, वो ये प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ही होती है, और ये 7वें वेतन आयोग के तहत नेट पेंशन कम ही मिल रही है। तो मैंने इसके सुधार के लिए उसी पत्र में लिख रखा है, तो पढ़ लेना आप लोग कि या तो इस फिटमेंट फैक्टर को आप 3.1 कर दीजिए तो ये समस्या नहीं आएगी, चाहे आप उस दिनांक से 20% डीए दे दीजिए तो भी ये सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये जाहिर सी बात है, कोई बंदा इंतजार कर रहा है, 10 साल बाद उनको आप पे कमीशन देते हो और उसके बाद जो चीजें बनती हैं उसमें कम मिले वेतन, कम मिले पेंशन, तो ये तो गलत है। चलो खैर कोई बात नहीं, हो तो आगे देखा जाएगा जो होगा 8वें वेतन आयोग में। आप लोग थोड़ा सोच समझ के, और मैं तानाशाहों से भी कहना चाहूंगा, थोप मत दे देना इस बार जवानों पे। ये जवानों का अधिकार है, वो जिस दिन चाहे उस दिन से ले सकते हैं वेतन आयोग। और जिन लोगों ने इस तानाशाही के कारण नुकसान झेले हैं, उनमें क्या कहते हैं, वो जो 86, 87, 88 के भर्ती जवान थे वो तो रिटायर भी चले गए होंगे कुछ लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिटायरमेंट चले गए हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। आप बिल्कुल लड़िए इस चीज पे कि मेरा वेतन 4200 ग्रेड पे जाने तक 6ठे वेतन आयोग के तहत ही रखें, उसके बाद मेरा वेतन फिक्स करें 7वें में। ये तो होगी फाइनेंशियल बातें। अब मैं एक थोड़ी गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। मेरे पास एक सूचना पहुंची है सीआरपीएफ से। 19 जनवरी 2026 को सीआरपीएफ के एक जवान प्रताप कुमार को सिर्फ इस बात के लिए कैद कर दिया गया है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी
वर्दी में फोटो चढ़ाई है और रील डाली है। पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। इसकी दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। चाहे बीएसएफ का कोई बड़ा अधिकारी, चाहे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी बड़ा अधिकारी जब बॉर्डर का दौरा करते हैं ना, तो न्यूज में बकायदा बीओपी का नाम तक लिख के आता है। इससे ज्यादा गोपनीयता तो कुछ भंग हो नहीं सकती। जवानों की वर्दी में फोटोएं आती हैं, उन अधिकारियों की वर्दी में फोटो आती है, तब कोई कानून इस देश पे लागू नहीं होता। चलो उसको छोड़िए आप। अभी बॉर्डर टू फिल्म की प्रमोशन के लिए ये बॉलीवुड वाले अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के जवानों का यूज करके गए हैं जैसलमेर में, अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। सभी की वर्दी में फोटोएं हैं, वही वीडियो हैं, तब क्या कोई कानून आड़े नहीं आया? तब इस देश में कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। और ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री तो आए दिन देश के जवानों के साथ वर्दी में फोटोएं चढ़ाते हैं। तब ये कानून कहां चले जाते हैं कि वर्दी में फोटो नहीं चढ़ाओगे सोशल मीडिया पे? इस देश में ये 2-2, 3-3 विधान क्यों चल रहे हैं? कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हटाई जाए सारी सोशल मीडिया से जितने भी वर्दी में फोटोग्राफ्स हैं, फिर देश के जवानों पे थोपा जाए। और ये पूरा पूरा वो अंग्रेजी शासन का रूल लगा रहे हैं। ये जहां अधिकारी तो होते थे सारे अंग्रेज, और नीचे के जो कार्मिक होते थे, वो नीचे के जो सैनिक होते थे वो इंडियन होते थे। तो उनको दबा के रखने के लिए ऐसे रूल बनाए जाते थे जो सिर्फ और सिर्फ नीचे वालों के खिलाफ हों। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, अब तो ये तानाशाही बंद कर दो। और आपकी ऐसी ही ढेरों अलग अलग तरह की तानाशाहियां एक जवान को सुसाइड करने पे मजबूर करती है। और ये जो आंकड़े सैकड़ों में आते हैं ना प्रतिवर्ष, यूं ही नहीं आते हैं। उसे हर क्षेत्र में, चाहे उसकी दैनिक जीवन हो या चाहे उसको मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट हो, हर जगह कुचला जाता है। उन सब से परेशान होकर एक बंदा अपनी जान देता है। तो ये तानाशाही रोक दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है। ऐसा ना हो किसी दिन कोई बड़ा बवाल बने। इससे बेहतर यह है कि विचार करें, इन देश के रक्षकों का देश के प्रति योगदान समझें, देश के प्रति उनके बलिदान को आप इतना हल्का मत तोलिए। और इस देश के लोगों के लिए ना तो कोई सीआरपीएफ है, ना कोई आर्मी है, ना कोई डिफेंस फोर्स है। उनके लिए सारे के सारे देश की सेना है, देश के जवान हैं, देश की फौज है। तो इनको मिलने वाले वित्तीय लाभों में आप सिर्फ अपने स्तर पर बैठ के दिल्ली में भेद मत कीजिए। मेरी देश से यही प्रार्थना है कि मेरी इस बात को देश के ऊंचे बैठे नेताओं, अधिकारियों और न्यायाधीशों तक पहुंचाने की कृपा करें। जय हिंद देशवासियों।